तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही रहस्यमयी और सच कहूं तो दिल दहला देने वाले स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है बरवाड़ी गांव की एक खौफनाक रात की। जरा सोचिए, अप्रैल का महीना है। आमतौर पर इस वक्त गर्म हवाएं चलती हैं, है ना? लेकिन उस रात मौसम अचानक दिसंबर जैसा बर्फीला हो गया और फिर वो तेज तूफानी बारिश, पूरा गांव कीचड़ में सन गया था। अब ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये एक ऐसी अजीब घटना की शुरुआत थी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई कुछ कहानियां मौत के बाद भी अधूरी रह जाती हैं। चलिए इसके पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि ये खौफ आखिर कैसे बुना गया है। अब देखिए, जब ये भयानक बारिश हो रही थी तो गांव की चाय की दुकान पर रामशरण काका ने एक अजीब सी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, जब अप्रैल में आसमान इस तरह बिना वजह रोने लगे तो समझ लो कि किसी की दर्द भरी आह ऊपर तक पहुंच चुकी है। मतलब ये कोई हवाई बात नहीं थी, ये एक सीधा इशारा था। ये बताता है कि आगे जो भी होने वाला है उसका कनेक्शन किसी बहुत गहरे दुख और शायद किसी अनजानी शक्ति से है। यहीं से ना एक ऐसा डरावना माहौल बनना शुरू होता है जो अंत तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। इसके बाद माहौल एकदम से पलट जाता है। बारिश इतनी तेज थी कि चाय की दुकान से सब अपने अपने घर भाग गए। पीछे बचे सिर्फ हमारे रामशरण काका। पूरा गांव जैसे घने अंधेरे और कीचड़ में डूब गया था। रोशनी के नाम पर बस बीच बीच में चमकने वाली बिजली थी। यहाँ एक चीज गौर करने वाली है, कैसे ये तूफान जानबूझकर लोगों को अलग थलग कर रहा है। रामशरण काका अब उस सुनसान डरावने रास्ते पर बिल्कुल अकेले हैं, और ये अकेलापन ही उस खौफ की असली वजह बनने वाला है जिसका उन्हें अगले ही पल सामना करना था। और तभी उस घने अंधेरे रास्ते पर कुछ ऐसा होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अचानक बिजली कड़कती है और उसी रोशनी में काका को एक परछाई दिखती है। ये परछाई मोहन की थी, लेकिन वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रहा था। स्रोत में बताया गया है कि वो सिर से पैर तक भीगा हुआ था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और आंखें इतनी लाल थीं जैसे वो घंटों से रो रहा हो। सच में, अचानक से एक प्रेत की तरह उसका यूं सामने आना दिल की धड़कनें तेज कर देता है। खुद रामशरण काका भी सन रह गए कि इतनी रात गए इस खौफनाक तूफान में मोहन वहां अकेला क्यों खड़ा है। यहाँ पर एक आंकड़ा सामने आता है, 3। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े अन्याय का सबूत है। जब काका ने मोहन से पूछा तो उसने जो सच बताया वो किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। मोहन एक बड़ई था। उसने लगातार 3 महीने तक दिन रात एक करके गांव के एक अमीर आदमी चौधरी हरिराम की हवेली के दरवाजे बनाए, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जब उसने अपने ही खून पसीने की कमाई मांगी तो उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। यही वो अन्याय है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। और पता है वो रकम कितनी थी? पूरे 1.5 लाख रुपए। अब मोहन को ये पैसा कोई शौक पूरा करने के लिए नहीं चाहिए था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि शहर ले जाना पड़ेगा और खर्चा 1.5 लाख तक आएगा। एक गरीब बढ़ई के लिए ये रकम जमा करना मतलब नामुमकिन के बराबर था। यहीं पर आकर ये कहानी सिर्फ एक डरावने किस्से से हटकर एक बहुत ही दर्दनाक सामाजिक सच्चाई बन जाती है। पैसे न मिलने की वो बेबसी और अपनी पत्नी को खोने का डर, इस चीज ने मोहन को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। खैर, रामशरण काका ने उसे तसल्ली दी और दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। लेकिन रास्ते में एक बहुत ही अजीब और डरावनी चीज नोटिस होती है। एक तरफ रामशरण काका की लाठी की थक थक की साफ आवाज आ रही थी, जो बता रही थी कि हाँ, कोई असल में वहां चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनके बिल्कुल बगल में चल रहे मोहन के कदमों की कोई आवाज ही नहीं थी। एकदम सन्नाटा, बिल्कुल कोई आवाज नहीं। ये खामोशी इतनी भयानक थी कि जैसे वो खुद चिल्ला चिल्ला कर बता रही हो कि काका के साथ जो भी चल रहा है वो अब इस दुनिया का इंसान नहीं है। चलते चलते जब काका ने मोहन के बर्फ जैसे ठंडे हाथों और उसके पीले चेहरे के बारे में पूछा तो मोहन ने बस इतना कहा कि उसके सीने में भयंकर दर्द है। और फिर उसने एक बहुत ही रहस्यमयी लाइन कही, कभी कभी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दवा से नहीं सिर्फ इंसाफ से खत्म होते हैं। क्या बात है ना? ये लाइन बहुत पावरफुल है। ये किसी बीमार इंसान के शब्द नहीं लग रहे थे, बल्कि एक ऐसी आत्मा की पुकार थी जिसे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। यहीं से ये साफ होने लगता है कि मोहन का जो असली मकसद है वो अब किसी डॉक्टर या दवा से नहीं, बल्कि उस भयानक अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई से जुड़ा है। अब जरा इस पूरी रात की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। लेखक ने जिस तरह से टेंशन को धीरे धीरे बढ़ाया है ना, वो कमाल का है। देखिए,
1 घंटे पहले चाय की दुकान पर वो अजीब सी चेतावनी दी जाती है। फिर 30 मिनट पहले अंधेरे रास्ते पर मोहन का वो डरावना रूप सामने आता है। और अब प्रेजेंट में मोहन काका से कहता है कि उसका एक अधूरा काम बाकी है और वो एक अंधेरी गली की तरफ मुड़ जाता है। हर गुजरते सेकंड के साथ कहानी में रहस्य और खौफ अपने पीक पर जा रहा है। सच कहूं तो यही वो पेसिंग है जो आपको इस कहानी से बांधे रखती है। और फिर वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल आता है। मोहन उस अंधेरी गली में जाता है और कहता है कि कुछ काम अधूरे छोड़ देने से आत्मा तक बेचैन हो जाती है। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकती है और रामशरण काका अपनी आंखों के सामने जो देखते हैं उन पर उन्हें खुद यकीन नहीं होता। मोहन का पूरा शरीर धुंध की तरह हल्का हो जाता है और उसी रोशनी में हवा में गायब हो जाता है। सोचिए उस वक्त काका की क्या हालत हुई होगी। गला सूख गया, हाथ कांपने लगे। इसी घबराहट में सच क्या है ये जानने के लिए वो पागलों की तरह मोहन के घर की तरफ भागते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें और इन सभी सुरागों को जोड़ें तो समझ आता है कि लेखक ने कितनी चालाकी से हमें शुरुआत से ही हिंट्स दिए थे। वो अप्रैल की बेमौसम सर्द हवा, मोहन का वो पीला और रोता हुआ चेहरा, उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथ, चलने पर कदमों की आवाज का ना आना और फिर आखिर में धुंध बनकर गायब हो जाना, ये सारे अलौकिक संकेत चीख चीख कर बता रहे थे कि जो रामशरण काका के साथ चल रहा था वह इंसान था ही नहीं, वो एक भटकती हुई आत्मा थी। हाफते कांपते रामशरण काका गांव के किनारे मोहन के घर पहुंचते हैं। उस घर की हालत देखकर ही समझ आ जाता है कि वहां कितनी भयानक गरीबी है। टूटी हुई मिट्टी की दीवारें, खस्ताहाल दरवाजा। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाते हैं मोहन की पत्नी बाहर आती है। वो बहुत डरी हुई थी और उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। काका तुरंत उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि उन्होंने अभी मोहन से बात की है और वो सब ठीक कर देंगे। लेकिन काका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उन पर क्या बिजली गिरने वाली है। और यही वो पल है जहां कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। जैसे ही काका ने कहा कि वो मोहन से मिलकर आ रहे हैं, उसकी पत्नी के तो होश ही उड़ गए। उसने जो सच बताया उसने काका को सुन्न कर दिया। उसने कहा, मोहन तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस ये सुनते ही रामशरण काका के हाथ से उनकी लाठी जमीन पर गिर पड़ी। जरा सोचिए उस इंसान के दिमाग पर क्या गुजरी होगी जो अभी अभी उस आदमी से लंबी बातचीत करके आ रहा है, जो असल में मर चुका है। ये इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब जाकर वो कड़वी सच्चाई सामने आती है। मोहन की मौत कोई रहस्य नहीं थी। उसी सुबह की बात है जब चौधरी हरिराम ने उसे उसके ही पैसे देने से मना कर दिया और बेइज्जत करके भगा दिया। तो घर लौटते वक्त मोहन को सीने में एक बहुत तेज दर्द उठा। जी हाँ, वही दर्द जिसका जिक्र उसने काका से किया था। और उसी रास्ते पर उसने दम तोड़ दिया। अगर गहराई से सोचें तो ये सिर्फ एक हार्ट अटैक नहीं था, ये एक गरीब आदमी की उम्मीदों की सरेआम हत्या थी। एक अमीर के लालच ने एक बेबस इंसान की जान ले ली थी। ये सीन अपने आप में बहुत ही विरोधाभासी है। एक तरफ घर के अंदर फर्श पर एक सफेद चादर से ढकी मोहन की बेजान लाश रखी है। उसका अंतिम संस्कार तक नहीं हो सका है क्योंकि घर में पैसे ही नहीं है। और दूसरी तरफ रामशरण काका के दिमाग में वो तस्वीर घूम रही है जहां कुछ ही मिनट पहले वही आदमी, वही मोहन कीचड़ भरे रास्ते पर रोता हुआ उनके साथ साथ चल रहा था। एक ही इंसान की ये दो अलग अलग सच्चाइयां, एक जो सामने मृत पड़ी है और दूसरी जो अभी अभी बात करके गई है, सच में दिमाग को हिलाकर रख देती हैं। और ठीक उसी वक्त उस खौफनाक रात का क्लाइमैक्स हिट करता है। अचानक आसमान से एक जोरदार बिजली कड़कती है, पूरा घर रोशनी से भर जाता है और फिर बाहर से लकड़ी काटने की थक थक आवाज आने लगती है, जबकि बाहर कोई था ही नहीं। हवा के एक तेज झोंके के साथ एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है, इंसाफ। ये कोई वहम नहीं था। मोहन की वो आत्मा जो अपना अधूरा काम बताकर गई थी, वो अपने काम, अपने कला के जरिए उस अन्याय का विरोध कर रही थी। एक बेचैन आत्मा की ये पुकार बता रही थी कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो चुप नहीं बैठेगी। अगर आप ध्यान दें तो ये कहानी सिर्फ एक भूतिया किस्सा भर नहीं है, ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी का आईना है। यहाँ 3 बातें एकदम साफ नजर आती हैं। पहला, बिना पैसे की मजदूरी, जो सीधा सीधा शोषण है। दूसरा, इलाज का खर्च न उठा पाना, जो बताता है कि हमारा सिस्टम गरीबों के लिए फेल हो चुका है। और तीसरा, अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे न होना, जो गरीबी की बिल्कुल चरम सीमा है। इन 3 चीजों ने मिलकर मोहन को जीते जी तो मारा ही, मरने के बाद भी उसकी आत्मा को जकड़ कर रखा। असली डर उस भूत का नहीं है, असली डर इस लाचारी और व्यवस्था का है।
अब हम इस कहानी के अंतिम और सबसे इमोशनल पड़ाव पर आते हैं। आसमान में बादल तो अभी भी हैं, लेकिन तूफान अब शांत पड़ने लगा है। शमशान घाट पर मोहन की चिता जल रही है और पूरा गांव वहां एकदम गहरी खामोशी में खड़ा है। ये सीन उस डरावने माहौल से निकलकर अब एक बहुत ही गहरे, सामूहिक दुख में बदल चुका है। खौफ की जगह अब संवेदना ने ले ली है। वहां खड़े हर इंसान की आंखों में उस सीधे साधे आदमी के लिए आंसू हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के घर बनाने में लगा दी, लेकिन अपना खुद का घर कभी नहीं बसा पाया। यहीं पर हमें पता चलता है कि कैसे एक समाज का साथ सब कुछ बदल सकता है। जब मोहन की पत्नी रोते हुए पूछती है कि अब वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी, तो रामशरण काका आगे आते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि ये परिवार अब अकेला नहीं है, पूरा गांव मिलकर इनका ख्याल रखेगा। जो सुरक्षा, जो पैसे चौधरी हरिराम जैसे अमीर आदमी ने इतनी बेरहमी से छीन लिए थे, वो अब पूरा गांव मिलकर दे रहा है। ये इंसानियत और एकता का एक बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाला उदाहरण है। और आखिर में एक अजीब सा सुकून मिलता है। जैसे ही गांव वाले उस परिवार को अपनाने का वादा करते हैं, चिता की आग अचानक थोड़ी तेज होती है और उस उठते धुएं के बीच एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे मोहन मुस्कुरा रहा हो। जी हाँ, ये वही मुस्कान थी जो काका ने रास्ते में देखी थी, लेकिन इस बार उसमें एक शांति थी। सोचिए, उस आत्मा का अधूरा काम अब पूरा हो गया था। उसके परिवार का भविष्य अब सुरक्षित था। धीरे धीरे हवा बिल्कुल थम जाती है, बादल छट जाते हैं और चांद की रोशनी शमशान पर बिखर जाती है। वो बेमौसम का खौफनाक तूफान हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस पूरी कहानी पर चर्चा करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या सच्चे इंसाफ के लिए मानवीय संवेदनाओं का होना जरूरी है, ताकि एक भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिल सके? मोहन की आत्मा को शांति किसी तंत्र मंत्र से नहीं मिली, बल्कि इंसानों द्वारा दिखाई गई थोड़ी सी दया और जिम्मेदारी के एहसास से मिली। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे आसपास भी ऐसे कई अन्याय हो रहे हैं जिन्हें सिर्फ हमारी थोड़ी सी सहानुभूति से रोका जा सकता है। बस इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।